हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी एनसीईआरटी की क्लास है और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे अपनी रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रशिया की क्रांति के बारे में। और इस क्रांति के अंतर्गत हमने बात की थी किस प्रकार जार का शासन ये स्थापित था और जार एक निरंकुश शासक के तहत अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास करेगा। वहीं पर जो दूसरा समुदाय होगा, जो आंदोलन करने वाला जो वर्ग होगा, वो क्या है, निरंतर आंदोलन के माध्यम से जार के शासन को कमजोर करने की कोशिश करेगा और जार को सत्ता से बाहर कर देगा। तो इस प्रकार की रणनीति हमारी थी कि कैसे हम इतिहास को आगे लेके चलेंगे। फ्रांसीसी क्रांति को हमने देखा, रूस में जो साम्यवाद समाजवाद जो बढ़ रहा था, साम्यवाद जो बढ़ रहा था, उसको देखा। फिर अब हम आगे बढ़ चुके थे अपने रूस की क्रांति की तरफ। अब जो रूस की क्रांति हो रही है, तो यहाँ पर हमने जैसे कि फ्रांस की क्रांति में कई सारे वर्ग देखे थे, उन्हीं वर्गों को हमने यहाँ पर भी देखा और इन्हीं वर्गों के द्वारा कैसे अलग अलग कार्य करते हुए जैसे समूह बनाए गए, सभी वर्गों को एक साथ मंच पर लाया गया है ना। इनके द्वारा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जिससे सारे देश में अपने विचारों को प्रसारित किया जाए। ये सारी घटनाक्रम होते होते अब हम आ चुके हैं 1917 तक। क्यों आ चुके हैं? क्योंकि हमने आपको बताया था 1914 से लेकर 1918 का जो दौर है किसका है? विश्व युद्ध का है। अब जब विश्व युद्ध का जो दौर है, तो एक तरफ तो युद्ध में संलिप्त है कौन? रशिया। और जब रशिया युद्ध में सम्मिलित है, तो इससे कई सारी आर्थिक हानि रशिया को देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर बढ़ती हुई चीज़ों की कीमत, और लोगों के पास नहीं है पैसा, है ना। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? लोगों को खाने की मोहताज हो जाएंगे, खाने के लिए सामान नहीं बचेगा, क्योंकि अधिकतर सामान भेज दिया जाएगा सेना के पास में। तो ये सारी जो गतिविधियाँ थी, इनके तहत आप पाएंगे जार का जो शासन था वो समाप्त हो चुका है ना। उसकी जो काउंसिल थी उसने जार को समझाया था कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए तो बचे रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, जैसे फ्रांस में राजा को मार दिया गया था वैसे आपकी हत्या हो जाएगी। अब इन सारी चीज़ों के बाद हम पहुंचते हैं 1917 में, और 1917 में हम देखेंगे पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति। क्या पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति, इसके बारे में जानकारी चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब जगह की बात करते हैं हम। कौन सी जगह की बात करेंगे पूरी रशिया में? तो जगह होगी राजधानी पेट्रोग्राद। ठीक, समय कौन होगा? समय होगा सर्दियों का। अब सर्दियों के समय की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें आपको कई चीज़ें पता होनी चाहिए जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, स्थिति क्या, शहर की स्थिति बहुत खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि जो सर्दी का मौसम था, ऊपर से जो आर्थिक संसाधन थे वो कम होते जा रहे थे। रशिया लगातार युद्ध में हार रहा था, जिससे इसकी सेनाएं पीछे की तरफ जा रही थी, और पीछे की तरफ जब सेना जा रही थी तो ये लोग खड़ी फसल को बर्बाद करते हुए जा रहे थे, जिससे दुश्मन सेना को खाने के पीने की चीज़ें प्राप्त ना हो सकें। इससे ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि यहाँ पर रशिया की जो जनता है, इनको भी खाने पीने की चीज़ों की कमी पड़ जाएगी। यहाँ के जो लोग थे उनको भी खाने पीने की कमी पड़ जाएगी, और एक बड़ा समुदाय शरणार्थी जीवन को जीने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भोजन उपलब्ध नहीं है, तो दूसरे देशों में जाकर निवास करेंगे। ये सब क्या है? एक तरह से ये सब चीज़ें नई नई विचारधारा को जन्म देंगी। किस प्रकार से, उसी बात करेंगे। अब जो शहर था, जो आपका पेट्रोग्राद शहर है, ये दो भागों में बटा हुआ था। कैसे दो भागों में? ये इसके पीछे से एक नदी निकलती थी। नदी के एक तरफ जो भाग था, उस पर आपको देखने को मिलेंगे जितने भी उद्योग हुआ करते थे, जितने भी उद्योगों में काम करने वाले लोग हुआ करते थे, ये लोग रहते थे। और जो दूसरा वर्ग था, जो उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग था, जैसे राजा हुए, इनके अधिकारी हुए, है ना, ये सब कहाँ पर रहते थे? ये सब रहते थे आपके नदी के दूसरे तट पर। यानी कि पूरी जो नदी थी, पूरे आपको पेट्रोग्राद में दो भागों में बांटी थी। एक भाग पर रहते थे मजदूर और इनके क्वार्टर थे और ये कारखाने थे। वहीं दूसरे भाग में यहाँ पर आप देखें फैशनेबल इलाके थे और विंटर पैलेस, जहाँ राजा निवास करता था, वो जगह थी। और साथ में जो इनके उच्च वर्ग के अधिकारी हुआ करते थे, वो भी इन्हीं के महल के आसपास रहा करते थे। इन सब चीज़ों की चर्चा हम देख चुके थे, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि पूरा जो रूस का जो शहर था पेट्रोग्राद, दो भागों में विभाजित था। कौन से दो भाग? ये मैंने बताया, नदी का एक तरफ जहाँ उद्योग है, नदी की दूसरी तरफ जहाँ पर कुलीन वर्ग रह रहा है। अब फरवरी के महीने में मजदूरों के इलाकों में क्या है? खाद्य पदार्थों की अत्यधिक कमी हो जाएगी। जो मजदूरों का इलाका होगा, यहाँ पर फरवरी आते आते खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी। यानी कि 1917 की फरवरी में यहाँ पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होंगे। और खाद्य पदार्थ उपलब्ध ना होने की सबसे बड़ा रीजन क्या था? रूस का युद्ध में रहना। जब रूस युद्ध में है तो इनके सैनिकों को खाने के लिए अधिक भोजन चाहिए, तो अधिक सप्लाई भेजी जाएगी। जब अधिक सप्लाई भेजी जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी। एक तो क्यों? खाद्यान्न कम होगा। डिमांड एंड सप्लाई वाली स्टोरी सुनाई थी। तो जब डिमांड कम हो, ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ठीक,
उसी प्रकार से आप देखेंगे जो सप्लाई हो रही है वो सैनिक क्वार्टर तरफ हो रही है। जो जनता होगी उन्हें यहाँ पर भोजन की कमी महसूस होने लगेगी और एक तरह से यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र होगा, क्या होगा, पूरे क्षेत्र में आप पाएंगे मजदूर वाले इलाकों में खाद्यान्न तो बिल्कुल नहीं बचेगा। इसी प्रकार से दूसरी चीज़, इसका एग्जाम्पल देखिए कि क्यों यहाँ पर भोजन की उपलब्धता कम हो रही है, क्योंकि सेना पराजित होती जा रही है, पीछे हटती जा रही है, साथ साथ में खेतों में खड़ी फसल को भी नष्ट करती जा रही है, जिससे दुश्मन सेना को भी यहाँ पर भोजन की किल्लत हो, वो वापस लौट कर चला जाए। ठीक, तब यहाँ पर जो स्थिति है वो ठंड की, आपको पता है रूस की लोकेशन कहाँ है ना, रूस की लोकेशन कहाँ पर है, तो हमेशा यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में सर्दी आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी सर्दी पड़ती थी। इसी बीच हमने बात की थी कि जो ड्यूमा है, जो रशिया की संसद है उसको ड्यूमा बोलते हैं। ड्यूमा में अपना प्रतिनिधित्व लाने के लिए जार बार प्रयास कर रहा था और तीसरी बार जब ड्यूमा का गठन किया गया था तो इसने इस प्रयास में सफलता भी हासिल कर ली थी, क्योंकि ये जानता था रूढ़िवादी लोगों को अगर ये ड्यूमा में बैठा देगा तो इसके लोगों की पहुंच वहां तक हो जाएगी और इसी के अनुसार पूरा साम्राज्य तंत्र चलेगा। यही कोशिश इसने कर ली थी। अब जार क्या कर रहा था, जार फिर से ड्यूमा को भंग करने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था, जार फिर से ड्यूमा को भंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक तरफ तो जार है जो ड्यूमा को भंग करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ निर्वाचित सरकार है जो जार को ये कार्य करने से रोकेगी। ठीक है, क्या करेगी, जार को ये जो जार करना चाह रहा था, एक तरह से जो यहाँ पर व्यवस्था थी ड्यूमा की, उसको कुछ समय के लिए स्थगित करना चाह रहा था जिससे राजशाही बची रहे, लेकिन जो निर्वाचित सरकार है ये इस कार्य को नहीं करने देगी। कहानी आई 22 फरवरी की। 22 फरवरी के आते आते जो यहाँ पर फैक्ट्री होंगी, फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल कर देंगे। हड़ताल क्यों करेंगे, एक तो उनको भोजन उपलब्ध नहीं है, दूसरे उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे जिसकी वो लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, तीसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे जो जनता है या फिर जो मजदूर वर्ग है इनको भोजन भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो तीन कारण आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जिसके कारण ये लोग फैक्ट्री पर तालियां लगा देंगे। सबसे पहले एक फैक्ट्री पर ताला लगाया जाएगा, वहां के लोग अपने अधिकारों के लिए मांग करेंगे, लेकिन आगे जाकर आपको देखने को मिलेगा अगले ही दिन कई सारी और फैक्ट्रियों का समर्थन इन लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा और अपनी अपनी फैक्ट्री के खिलाफ मजदूर आंदोलन खड़ा कर देंगे। अब ये आंदोलन कैसा है, ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन में केवल पुरुष ही पुरुष हैं, इस आंदोलन में आपको महिलाएं भी देखने को मिलेंगी। कौन होंगी, इस आंदोलन में हमें महिलाएं भी देखने को मिलेंगी। मतलब कि अब महिलाओं का भी योगदान अच्छी खासी तादाद में क्रांति में होने लगा था। अब ये जो आंदोलन है, आंदोलन क्या होगा, आंदोलन धीरे धीरे बस्ती की तरफ जाना प्रारंभ कर देगा। यानी कि बीच में नदी थी, एक तरफ इंडस्ट्रीज थी, एक तरफ शासक वर्ग था। अब ये लोग इंडस्ट्री से निकल के शासक वर्ग की तरफ ये आंदोलन जाना प्रारंभ कर देगा, शासक वर्गों के क्षेत्रों में जाना प्रारंभ कर देगा। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के मध्य भाग तक पहुंचेगी। कहां तक पहुंचेगी, मध्य भाग तक, राजधानी के बीचों बीच पहुंच जाएगी। इस समय तक कोई भी राजनीतिक पार्टी आंदोलन में सक्रिय भूमिका में नहीं रहेगी। अब यहां पर जितनी पार्टियां रशिया में, एक भी पार्टी आंदोलन में, जो आंदोलन हो रहा है मजदूरों के द्वारा, इसमें सक्रिय भूमिका में कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो यहां पर इतनी पार्टियां थी, लेकिन किसी भी पार्टी ने यहां पर सक्रिय रूप से आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई या फिर आंदोलन शामिल ही नहीं हुए अभी तक। अब जब नगर को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर नगर को मजदूरों ने घेर लिया है। बताया था मैंने कि ये लोग गांव से, जो अपने क्षेत्र से निकलकर, जो कृषि क्षेत्र, जो आपका इनका उद्योग वाला क्षेत्र था, वहां से निकलकर इन लोगों ने जो मुख्य भाग है शहर का, वहां पहुंच चुके हैं जहां पर राजा का पैलेस है। अब ये क्या करेंगे, ये पूरे एरिया को घेर लेंगे, जिससे सरकार परेशान हो जाएगी, चिंतित हो जाएगी और एक तरह से पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर देगी। जब कर्फ्यू लागू किया जाएगा तो यहाँ पर डर था कहीं गोली ना मार दी जाए। मैंने बताया था विंटर पैलेस पर क्या हुआ था, गोली मार दी गई थी, 100 लोगों की हत्या हो गई थी। इसी प्रकार की यहाँ पर गोलीबारी ना कर दी जाए तो यहाँ पर जनता तितर बितर होना प्रारंभ हो गई। क्या, जनता की जो भीड़ थी अलग अलग क्षेत्रों में जाना प्रारंभ कर दिया। ये तो था केवल दिखावटी चेहरा जनता का। जनता जानती थी कि आप अगर ऐसी हरकतें करोगे तो हम पहले तो हट जाएंगे, लेकिन फिर बाद में फिर एकत्रित होंगे। तो 24-25 फरवरी के आसपास आप देखेंगे यहाँ पर जनता फिर से आपको एकत्रित होते दिखाई देगी, फिर से जनता इकट्ठी हो जाएगी आंदोलन करने के लिए। ठीक, इस नज़र पर, इस सब प्रतिक्रिया पर आप देखेंगे पुलिस की भी नज़र रहेगी।
पुलिस भी पूरी प्रतिक्रिया पर यहाँ पर नजर रखी है। अब जब ये लोग एकत्रित होते थे, जो शासक वर्ग था, सरकार थी जो, वो क्या करेगी, वो अब दमनात्मक कार्रवाई अपनाएगी। चाहती थी इन लोगों के आंदोलन को खत्म करना। तो क्या करेगी, तो यहाँ पर घोड़े वाली जो पुलिस होती है, घोड़े के ऊपर बैठे रहते हैं पुलिस वाले, उनको भेजेगी। प्राचीन काल में ये काफ़ी प्रसिद्ध थी। ठीक है, इन लोगों को यहाँ पर भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा, जिससे यहाँ पर जो भीड़ है इसको नियंत्रित किया जा सके, इसको काबू में लाया जा सके। ठीक है, अब देखिए, अब तारीख आती है 25 फरवरी ड्यूमा की। ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया जाता है, किसके द्वारा, जार के द्वारा। जार ड्यूमा को बर्खास्त कर देगा। ठीक, जब जार ड्यूमा को बर्खास्त करेगा तो एक तरह से लोकतांत्रिक जो सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया। तो इससे जार की जो इमेज थी वो और भी कम होने को देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो, राजनीतिक इस फैसले से खिलाफ हो जाएंगे। जो राजनीतिक थे वो जार के इस फैसले से खिलाफ हो जाएंगे और लोग अब उग्र होने लगेंगे। जब इतने अत्याचार लोगों के ऊपर होंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग उग्र होना प्रारंभ कर देंगे। और पहली कार्रवाई इनके द्वारा 27 फरवरी को की जाएगी, जिसके अंतर्गत लोग जो पुलिस का मुख्यालय था उस पर हमला कर देंगे। अब आंदोलन हो रहा है राजा के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, तो पुलिस पर हमला क्यों करेंगे, क्योंकि जब ये लोग आंदोलन करते थे तब इन्हीं पुलिस वालों के द्वारा इन आंदोलनकारियों पर बंदूक चलाई जाती थी, गोलियों से हमला किया जाता था। और क्या किया जाता था, जब ये लोग आंदोलन करते थे घोड़ा पुलिस भेजी जाती थी, जिससे इन लोगों को वहां से हटाया जा सके। ठीक ना, अब देखिए, अब जब ये आंदोलन हो रहे, इसके पीछे कुछ ना कुछ मांगे थी। कौन सी मांगे थी, यहाँ पर कुछ नारे लगे, रोटी, तनख्वाह और काम के घंटों को कम किया जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकी क्या मांग थी, इनकी मांग थी जो महंगाई बढ़ी हुई है उसको कम कीजिए, तनख्वाह को स्थिर कीजिए, मतलब तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए। फिर आप देखेंगे काम के जो घंटे हैं इनको कम किए जाए, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में नारे लगना प्रारंभ हो गए, आंदोलन होने प्रारंभ हुए। ठीक, पुलिस को क्या है, पुलिस को गोली चलाने के आदेश देने पड़े। अब यहाँ पर शासक वर्ग के द्वारा पुलिस को आदेश दिया जाएगा गोली चलाने के लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आंदोलन है उग्र होने की संभावना थी, तो पुलिस को आदेश दिया जाएगा कि जनता के ऊपर गोली चलाइए, लेकिन पुलिस गोली चलाने से मना कर देगी। अब पुलिस भी क्या एक तरह से जनता के खिलाफ समर्थन में आ चुकी है। अब देखिए, एक समय तक सब आपका समर्थन करते हैं, जैसे कि जब युद्ध शुरू हो रहा था तब हमने देखा था किस प्रकार से रूस की जनता भी चाहती थी कि रूस युद्ध करे, लेकिन जब युद्ध लंबा चलने लगा और युद्ध के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले, महंगाई बढ़ना, लोगों को मरना, 60 लाख के आसपास लोग युद्ध में क्या हुए, समाप्त हो गए थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब जनता को पता चली तो जनता को पता चला कि कितनी बड़ी गलती उनसे हुई है, किस चीज़ का समर्थन उन्होंने कर दिया है। तो इन्हीं सब चीज़ों के सामने आप देखेंगे जनता क्या करेगी, रूस का समर्थन छोड़ देगी, युद्ध करने के लिए मना कर देगी। उसी प्रकार से जब पुलिस वालों से बोला जाएगा आम जनता के ऊपर अब दोबारा से गोली चलाइए। एक बार तो ये लोग चला चुके थे जिसमें 100 लोगों की डेथ हुई थी, दोबारा से फिर से इनको आदेश दिया गया कि जनता के ऊपर गोली चलाइए, लेकिन ये लोग दोबारा गोली चलाने से मना कर देंगे, कह देंगे कि अब यहाँ पर हम भी क्या है, हम भी आंदोलनकारियों के साथ में हैं। ठीक, अब जब पुलिस भी आंदोलनकारियों के साथ में हो जाएगी तो देखिए तो स्थिति क्या होगी, अब यहाँ पर इनका पक्ष और मजबूत हो जाएगा। किनका, आंदोलनकारियों का अब पक्ष और भी मजबूत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिपाहियों में आक्रोश तथा अपने अफसर पर ही गोली चलाने के आरोप लगाए गए थे। यहाँ पर जो सरकार थी उसके द्वारा आरोप लगाए गए, जो पुलिस है ये सरकार के नियम के खिलाफ जा रही है और इसको हम क्या है, बर्खास्त कर देंगे। अधिकारियों के द्वारा इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, जो उच्च लेवल के अधिकारी थे जिनकी सीधी पहुंच कहाँ तक थी, सीधी पहुंच शासक वर्ग की तक थी। ये लोग दबाव बना रहे थे अपने सैनिकों के ऊपर, कोई गोली चलाने के आदेश अगर दिए जाते हैं तो आपको गोली चलानी पड़ेगी, लेकिन जो पुलिस वाले थे ये लोग तैयार नहीं थे। तो जब विवाद ज़्यादा बढ़ा तो पुलिस वाले जो थे वे आक्रोशित हो गए और इन्होंने अपने अफसर में ही गोली मार दी, जैसे कि 1857 क्रांति में भारत में हुआ था। मंगल पांडे ने अपने अफसर में गोली मारी थी, चरी वाले कारतूस के पीछे। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये घटना देखने को मिलती है। अब पुलिस भी क्या है, बगावती हो गई। अब जब पुलिस बगावती हो गई तो पुलिस जानती थी अगर हम अकेले बगावत करेंगे तो हमें कुचल दिया जाएगा। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस आंदोलनकारियों के साथ में जाके मिल गई। अब आगे की स्थिति क्या होगी, देखिए, जहां अब तक ड्यूमा की बैठक होती थी, जिस इमारत में ड्यूमा की बैठक होती थी, जैसे हमारे यहाँ पर संसद की बैठक होती है, सोच हम क्या बोलते हैं, संसद भवन बोलते हैं, है ना, बोलते हैं या नहीं बोलते, जो अभी नया संसद भवन बना है। इसी प्रकार जो ये ड्यूमा थी इसकी भी कहीं ना कहीं तो बैठक होती होगी, इनके जो मेंबर थे कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे। जिस इमारत में मिलते थे
उस इमारत पर क्या मजदूरों ने और पुलिस वालों ने कब्जा कर लिया। एक तरह से इनका नियंत्रण उस इमारत पर हो गया। अब आप बताइए, कल को अगर भारत पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर अपना कब्जा कर ले तो क्या माना जाएगा? माना जाएगा कि पाकिस्तान अब भारत के नियंत्रण में है। उसी प्रकार अब कहा जाने लगा कि ये सारा जो नियंत्रण है इस राज्य का पुलिस और मजदूरों के पास में पहुंच गया है। अब जब इन लोगों ने नियंत्रण कर लिया और उस इमारत को अपने अंदर ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, और वहां पर इन्होंने समूह बनाना शुरू किया, तो वहां पर क्या करेंगे? एक समूह बनाएंगे। समूह कौन सा होगा? ये कहलाएगा आपका परिषद का गठन, यानी कि सोवियत का गठन। सोवियत को ही हम परिषद के नाम से भी जानते हैं। परिषद और सोवियत दोनों का एक ही मतलब है। तो ये लोग सोवियत का गठन करेंगे। क्या करेंगे? सोवियत का गठन करेंगे। इसी घटना के कारण पेट्रोग्राद को सोवियत का जन्म कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोग्राद को सोवियत का अगर जन्म कहा जाता है तो इसी घटना के बाद कहा जाता है जब पुलिस वालों ने और मजदूरों ने यहाँ पर जो इमारत थी जहाँ पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी उसको अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक, अब आगे आइए। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल क्या है? अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने के लिए जाएगा। जार कौन? राजा। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने जाएगा और जार से मांग करेगा हमारी जो मांगे हैं उनको आप आराम से मान लीजिए और अपने आप को संविधान के नियंत्रण में कर दीजिए। लेकिन जार तो जार था, नहीं मानने वाला भैया। लुई 16 भी कहाँ माना था? आपका मित्र है तिरुपति, कैसे मानेगा? तो बाद में क्या होगा? बाद में जो जार के सलाहकार होंगे, जो कमांडर होंगे, इनके द्वारा जार को सलाह दी जाएगी कि मान जाओ, नहीं तो कहीं लटके मिलोगे किसी पेड़ वेड़ पे। ये भीड़ है, क्या करेगी? लटका देगी। तो फाइनली बड़े दिल, अपने दिल पर पत्थर रखते हुए जार क्या करेगा? 2 मार्च 1917 को अपने पद से इस्तीफा दे देगा, यानी जार शाही से इस्तीफा दे देगा। अब जब ये 2 मार्च 1917 को जार शाही से इस्तीफा देगा तो क्या होगा? अब सोवियत, यानी कि जो यहाँ पर जो बिल्डिंग थी पुलिस वालों की, वो पहले जहाँ ड्यूमा लगता था, यहाँ पर इन लोगों ने सोवियत का गठन किया था परिषद का। वो परिषद और आगे जाकर ड्यूमा द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। ठीक, अंतरिम बजट देखा है, भारत सरकार में लाया लेके आती है। ठीक है, उसी प्रकार आपको अंतरिम बजट देखने को मिलेगा। अब देखना आप इंटर्म बजट अब कब आएगा? अगले वर्ष आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इलेक्शन है। ठीक, अब देखिए इसने क्या किया? इसने अब ये इंटर्म बजट क्यों सरकार क्यों बनाई गई? कुछ समय के लिए, जब तक यहाँ पर कोई है नहीं, ना सरकार है ना राजा है, तो हम यहाँ पर कार्यभार देखेंगे। जैसे कोई सरकार आती है तो हम अपना जगह छोड़ देंगे। अब इसके निर्णय क्या थे? अब जो यहाँ पर जो इंटरिम सरकार गवर्नमेंट बनाई गई है, इसके क्या क्या निर्णय आपको देखने को मिलेंगे। देखो, इसके जो निर्णय थे, इसने कहा रूस के भविष्य का फैसला संविधान सभा को, जो रूस है इसके भविष्य का जो फैसला लिया जाएगा किसके द्वारा लिया जाएगा? ये संविधान सभा के द्वारा लिया जाएगा, ना कि किसी एक व्यक्ति या फिर एक समुदाय के। और जो संविधान सभा बननी थी, जैसे कि भारत में हमने क्या देखा था? भारत में जब संविधान सभा बनी तो इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। क्या किया गया था? सभी वर्गों का उनके अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया था। एक और एग्जाम्पल देखिए, हमारी जो वर्तमान संसद है इसमें भी तो हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व, पुरुषों का प्रतिनिधित्व, SC ST वर्ग का प्रतिनिधित्व सभी का देखते हैं कि नहीं देखते? एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व सभी का जब हम प्रतिनिधित्व देखते हैं, उसी प्रकार से जो फ्रांस में संविधान सभा थी, इसमें भी सभी लोगों का प्रतिनिधित्व था। जब सभी लोगों का प्रतिनिधित्व था तो कहा गया कि रूस का जो भविष्य होगा उसका निर्णय यही संविधान के द्वारा लिया जाएगा कि हमें कौन सी व्यवस्था यहाँ पर लागू करनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर बात आती है कि जो संविधान सभा है इसका चयन कैसे हो, है ना? सबसे मेन मुद्दा तो यही है, संविधान सभा का चयन कैसे हो। तो बात उभर के आती है संविधान सभा का हम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर करेंगे। एक एज रख दी गई, उससे ऊपर के जितने व्यक्ति होंगे वो वोट देने के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर 18 वर्ष है, 18 वर्ष होती है, हम लोग वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं। पता नहीं 18 वर्ष पे आप लोग इतनी समझ रखते भी होंगे या नहीं रखते होंगे कि सरकार कैसे बनाई जाए, है ना? आप लोगों के ऊपर यही द्वंद्व है कि आप लोग इतने ध्यान रखते भी होंगे कि सरकार कैसे बनाई जाए या नहीं रखते होंगे, तो कैसे आप लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। अब देखिए, अब इसमें फरवरी के बाद क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी उनको हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है? अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें सभी वर्ग थे। जो अंतरिम सरकार बनी थी इसमें हम सभी वर्गों को देखेंगे, जैसे कि वकीलों को देखेंगे, सैनिकों को देखेंगे, भूस्वामियों को देखेंगे और उद्योगपतियों को देखेंगे। ये सभी वर्ग हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सभी का प्रतिनिधित्व होगा यहाँ पर। ठीक,
अब यहाँ पर जो सभा बनी थी, इसने सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण काम किए। क्या महत्वपूर्ण काम किए? एक तो इसके द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई थी, किनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी? आपकी जनसभाओं के ऊपर, कि आप जनसभा नहीं कर सकते, जार ने लगाया था, जनसभा नहीं कर सकते, नाटकों का मंचन नहीं कर सकते, है ना। इन सभी पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाना, तो जो लगे हुए प्रतिबंध थे उनको हटाना प्रारंभ कर दिया। जनसभा के द्वारा जो जनसभा के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको अंतरिम सरकार ने वापस ले लिया। अब आप सभा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसी प्रकार संगठन बनाने का जो अधिकार था उसकी भी अनुमति सभा के द्वारा दे दी गई थी, यानी अंतरिम सरकार के द्वारा दे दी गई थी। ठीक, इसके बाद आता है आपका अप्रैल 1917। क्या आता है? अप्रैल 1917 का समय। अब ये अप्रैल 1917 का समय क्यों है? देखो, पूरी क्रांति चल रही है, 1917 में चल रही है। क्या हो रहा है? माहौल काफ़ी समय से पहले से बन रहा था, लेकिन जो यहाँ पर गतिविधि हो रही है 1917 में देखने को आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बोल्शेविकों को निर्वासित नेता लौटकर कहाँ पर आए? लेनिन वापस रूस आए। यानी कि बोल्शेविकों के जो नेता थे लेनिन, इनके बारे में हम देख चुके थे। ठीक, लेनिन रूस लौटकर आएंगे क्योंकि इनको देश से निर्वासित कर दिया गया था। क्या किया गया था? इनको देश से निर्वासित कर दिया था क्योंकि इनके जो विचार थे वो मौजूदा सरकार से मतभेदी थे, मेल नहीं खाते थे। इसमें क्या होगा? इसमें आप देखेंगे जो लेनिन थे ये देश छोड़कर चले जाएंगे, दूसरे देश में रहना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पर एक अंतरिम सरकार बनेगी तो ये वापस अप्रैल 1917 में फिर से रूस लौट के आ जाएंगे। ठीक, अब यह समूह जो है आपका कौन सा वाला? लेनिन समूह जो है ये 1914 जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था, प्रथम युद्ध, तभी से ये युद्ध का विरोधी था। तभी से ये कहता था ये युद्ध नहीं होना चाहिए और रूस में कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति की बात सुनने वाला कोई नहीं था। ठीक, अब ये क्या करेंगे? इनका मत था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। अब धीरे धीरे ये क्या कहेंगे? अब धीरे धीरे समर्थन करेंगे कि जो सोवियत है ये अपने हाथ में पूरी सत्ता ले ले, जिससे एक अच्छी सरकार हमें प्रदान की जा सके। लेनिन की कुछ मांगे होंगी। लेनिन की क्या मांग होंगी? युद्ध को समाप्त किया जाए, जो युद्ध हो रहा है इसको समाप्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि लेनिन 1914 से पहले से क्या है? युद्ध के खिलाफ थे जब युद्ध शुरू हुआ था, है ना। सारी जमीन किसानों को दे दी जाए। अब जितनी भूमि है ये सारी भूमि क्या है? किसानों को दे दी जाए। अब क्यों दे दी जाए? अब एक चीज़ बताइए, जब अपन पहले शुरुआत में क्लास को कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो जनता है 85% जनसंख्या क्या करती थी? कृषि कार्य में सम्मिलित थी। यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो 85% जनसंख्या आपकी कृषि कार्य में लगी हुई थी। क्या रूस की 85% जनसंख्या क्या है? कृषि कार्य में लगी हुई है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखते हैं यूरोप के अन्य देशों की जनसंख्या की बात करते हैं तो ये आपको 25 to 40% देखने को मिलेगा। अन्य यूरोपीय देश में 25% से 40% जनसंख्या ही कृषि कार्य में लगी हुई है, वहीं पर रूस की 85% जनसंख्या आपको कृषि कार्य में देखने को मिलेगी। बताया था, अब आप लोग भूल गए होंगे, है ना। क्यों भूल गए होंगे? क्योंकि रिवीजन नहीं किया होगा। तो रूस क्या करेगा? जो 85% जनसंख्या है इसको भूमि देने की बात करेगा। यानी जो बोल्शेविक समूह है लेनिन वाला, ये कहेगा जो जो गरीब जनता है, जिनके पास जमीन नहीं है, निर्धन है, उनको क्या किया जाए? उनको कृषि कार्य के लिए भूमि दी जाए। आप पूछ सकते थे कि 85% जनसंख्या क्यों कृषि कार्य में थी और लोग क्या करते थे? उद्योग कहाँ थे? तो यहाँ पर अभी औद्योगिकरण नहीं हुआ था, हुआ भी था तो कुछ लिमिटेड शहरों में हुआ था। तो 85% में, एक मिनट कंटिन्यू कैमरे में देखते देखते ना आंखें क्या है अजीब सी हो जाती है ना। कंटिन्यू सामने देखते देखते और बोर्ड पर देखते देखते आंखें क्या है अजीब सी हो जाती है। तो तभी तो यहाँ पर क्या है? रूस 85% जनसंख्या में कृषि कार्य करते थे। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी। क्या समझनी होगी? एक तो रूस का क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम है, वहाँ पर औद्योगिकरण हुआ नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? लोग कृषि कार्य में जाएंगे। और यहाँ पर बड़ी मात्रा में खाद्यान्न वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, जिससे यहाँ के किसानों को अत्यधिक धन प्राप्त होता था। तो इसलिए यहाँ पर इतनी जनसंख्या आपको कृषि कार्य में देखने को मिलेगी और इतनी जनसंख्या हमें कृषि कार्य में देखने को मिलती है। ठीक,
तो सारी जमीन क्या की जाए, सारी जमीन किसानों को दे दी जाए। ठीक है, किसानों के मध्य सारी जमीन बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एक सिस्टम मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, रशिया के जो किसान थे ये क्या करते थे, कुछ समय बाद अपनी जो जमीन हुआ करती थी एक संस्था को सौंप देते थे। संस्था का नाम क्या था बताइए जल्दी से। ठीक, जब संस्था को ये लोग जमीन सौंप देते थे तो संस्था क्या करती थी, संस्था जरूरत के मुताबिक रूस के हर परिवार को जितनी जरूरत होती थी भूमि की उतना दे देती थी। यही समाजवाद था रूस में, संसाधनों के ऊपर सभी लोगों का समान अधिकार। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बैंकों का। अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग करेंगे कौन, लेनिन। लेनिन कहेंगे जो बैंकें हैं इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बैंक जो अभी तक प्राइवेट हैं आपके, तो ये कुछ वर्गों को ही देखती हैं, कुछ वर्गों की तरफ ही ध्यान देती हैं। जब इनको राष्ट्रीयकृत कर दिया जाएगा तो ये सभी लोगों के बारे में सोचेंगी। अब मुझे एक चीज़ बताइए आप, आज के डेट में रेलवे है भारत में, ये क्या है, गवर्नमेंट के नियंत्रण में है। और गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहते हुए सरकार का क्या परम उद्देश्य होता है ट्रेनों चलाने का, कि लोगों को सस्ता परिवहन साधन प्रदान किया जाए। इसलिए सरकार क्या करती है, टिकट पर भी डिस्काउंट देती है या नहीं देती है टिकट के। इसी के साथ में सरकार क्या करती है, इसी के साथ में सरकार हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये होगी कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होगी उनको भी सुविधाएं देने के लिए सरकार वहां पर पटरी बिछाएगी। अगर यही तो ये राष्ट्रीयकरण हुआ था रेलवे का, अगर रेलवे को आप प्राइवेट कर देंगे तो रेलवे का टिकट क्या है, कई गुना महंगा हो जाएगा, क्योंकि उनको जो प्राइवेट पार्टीज होती हैं उन्हें जनसेवा से तो मतलब नहीं होता, उन्हें प्रॉफिट से मतलब होता है। तो केवल उन्हीं रूटों पर ट्रेन चलाई जाएंगी जहां से अधिक लाभ प्राप्त होगा, और टिकट भी उनका सरकार के रेट से काफ़ी महंगा देखने को मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार हर क्षेत्र में पटरियाँ बिछाती है, तो जो प्राइवेट कंपनियां होंगी वो केवल उन्हीं क्षेत्रों में कंपनियां बिछाएंगी जिन क्षेत्रों में अत्यधिक ट्रांसपोर्ट का सामान ढूंढता जाता हो या फिर अधिक ट्रेनें चलती हों। इस प्रकार से पूरा विकास आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए राष्ट्रीयकरण की चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक, अब आगे आइए। अब यहाँ पर अप्रैल, इन जो 3 मांगे हैं लेनिन के द्वारा 3 मांग रखी गई है, कौन कौन सी। पहली मांग, युद्ध समाप्त किया जाए, क्योंकि युद्ध में लगातार रशिया की हार हो रही थी, इससे अपार धन बर्बाद हो रहा था, फसल बर्बाद हो रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे। इन सभी के कारण लेनिन क्या करेंगे, इन सभी के कारण लेनिन कहेंगे युद्ध को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कीजिए। किसानों के पास जमीन नहीं है, ये दूसरे जमीन को लोगों के ऊपर जमीन करते हैं, दूसरी जमीन के ऊपर कृषि कार्य करते हैं, इनको जमीन प्रदान की जाए। दूसरी चीज बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। क्या, जो बैंक हैं आपके इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। क्यों किया जाए, इन सभी की बात हम कर चुके हैं। अब इन तीनों को मांगों को ही मानते हुए क्या किया गया, इन्हीं तीनों को मानते हुए इन्हें एक नाम दिया गया, क्या, अप्रैल थीम्स के नाम से इनको जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अप्रैल थीम्स क्या है, तो लेनिन के द्वारा 3 की गई मांग है। मांग कौन कौन सी थी, बात कर चुके हैं। राष्ट्रीयकरण हो बैंकों का, उसके बाद हमने देखा था कौन सा, उसके बाद हमने बात की थी युद्ध समाप्त हो, और तीसरा हमारा था जो जमीन थी वो किसानों के मध्य विभाजित कर दी जाए, किसानों के मध्य बंटवारा कर दिया जाए उसका। अब देखो, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है। यूरोप के अन्य देशों में जो क्रांति हुई और रसिया के देश में जो क्रांति हुई, इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक ना, क्या है इसमें रसिया को आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे हम देखते हैं रसिया में आपको अंतर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं, किसकी, लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको सरकार बनाने का या फिर इनको काय का अधिकार मिले, इन लोगों को अपने अधिकारों को, मानव अधिकारों को लागू करने का अधिकार मिले। लेकिन जार निरंतर कोशिश कर रहा है कि किसी भी प्रकार से क्या हो, किसी प्रकार से इन लोगों को ये अधिकार ना दिया जाए जिससे हमारी सत्ता कमजोर ना हो। तो एक प्रकार से यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी रहेगी, एक प्रकार यहाँ पे आपसे द्वंद्व की स्थिति देखने को मिलेगी। यही प्रक्रिया होगी जो धीरे धीरे चलती रहेगी और रसिया की क्रांति एक तरह से संपन्न होगी। हमने आपको क्या बताया था, हमने कल पिछली क्लास में बात की थी आपके साथ में कि एक तो क्या था, देखो हमने आपको 2 चीज़ बताई थी। एक तो किस प्रकार से जार जो यहाँ पर स्थापित है अपनी सत्ता को हटने नहीं देगा। दूसरी बात बताई थी उसी समय कौन होंगे, लेनिन होंगे, और एक विचारक थे जो पहले थे कौन, मार्क्स के विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा की गई को कहा गया, और लेनिन की जो विचारधारा थी वो बोल्शेविक क्रांति के अंतर्गत देखने को मिलेगी। आगे जाकर जब रशिया स्वतंत्र होगा तो हमें यहाँ पर कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसकी हम चर्चा करेंगे अपनी कब, अगली क्लास में, है ना, जिसकी हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में।
तो ये आज का हमारा चैप्टर था, जिसके अंतर्गत हमने क्या बात की, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से लोग अब धीरे धीरे अपने अधिकार पाने के लिए उग्र हो रहे थे, जैसे भारत में हुए थे। ठीक, इसी के साथ में इन्होंने क्या किया, इसी के साथ में इन्होंने जो क्षेत्र बटा हुआ था 2 भागों में, वहाँ पर जाकर ये लोग शहरी क्षेत्र में गए, वहाँ पर उसको अपने नियंत्रण में लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। फिर आगे आते हुए लेनिन वापस लौट के आएंगे और लेनिन 3 मांग रखेंगे। जो 3 मांग ये है, इन्हीं को हम अप्रैल थीम्स के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे और हम रूस की क्रांति को समाप्त करेंगे। तो ये क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, जिसमें क्या है, रूस की जो क्रांति के बचा हुआ पार्ट है उसको ख़त्म करेंगे और अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई हो। हमारा ऐप आ चुका है, डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए उसे, और उस पर आपको काफ़ी मैटर मिलने वाला है। ठीक, तो इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।